दर्शकों नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध उस देश की आर्थिकी, उस देश की राजनीति पर गहरा असर डालते हैं। इसीलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने हमारे बीच जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं, क्योंकि हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कई देशों से मिलती है और हमारे देश के जो संबंध हैं उन पड़ोसी राज्यों से वो सभी जानते हैं कि सभी देशों के साथ हमारे संबंध अलग अलग हैं। अगर हम विशेष तौर पर चीन के साथ अपने संबंधों की बात करें तो ये संबंध कभी खटास भरे कभी मिठास भरे रहते हैं। चीन के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा व्यापार में भी है और विश्व शक्ति बनने की दिशा में भी है, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम भारत और चीन के जो आपसी संबंध हैं उन पर बात करें। और इस अहम विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में जो हमारे विशेषज्ञ पधारे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ बैठे हैं प्रोफेसर हरीश ठाकुर, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के विभागाध्यक्ष भी हैं। प्रोफेसर हरीश ठाकुर सेंटर फॉर कैनेडियन स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं। प्रोफेसर हरीश ठाकुर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी के जहन में एक सवाल है कि भारत और चीन के जो संबंध हैं उसमें अक्सर तनाव देखने को मिलता है, और ये जो तनाव है इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी प्रकृति क्या है? जी साहब, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज की बात में मुझे आपने बात करने का अवसर दिया। भारत और चीन, जी, मैं 1900 या 20वीं या 18वीं शताब्दी की 19वीं शताब्दी की बात नहीं करूंगा जी, क्योंकि बिकॉज वी आर इनटू 21st सेंचुरी और 2050 तक जो विश्व की 3 बड़ी ताकतें अकॉर्डिंग टू IMF, वर्ल्ड बैंक और डिफरेंट ग्लोबल एजेंसीज जी, बन रही हैं, उसमें अमेरिका, चीन और भारत ये बहुत ताकतवर देश बन के उभर रहे हैं, आर्थिक नज़रिए से भी और सामरिक नज़रिए से भी। जी, तो क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत का दक्षिण एशिया में एक बहुत प्रभुत्वकारी स्थान है जी, और एशिया में चीन और भारत 2 बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और देश हैं, तो इनके आंतरिक संबंधों में अगर उसमें तनाव है, अगर उसमें शैथिल्य है, अगर उसमें सहयोग है, जी, इन तीनों बातों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे बहुत गहरा असर पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो भारत और चीन दक्षिण एशिया में भारत के बहुत से देशों के साथ सीमा विवाद रहे, बांग्लादेश के साथ रहे। अभी 2015 में सुषमा स्वराज जी फॉरेन मिनिस्टर थे, तो आइलैंड्स की स्वैपिंग हुई है। तो वो जो नदियों की वजह से आइलैंड्स का पोजीशन चेंज होता था और वहाँ पे बॉर्डर फिक्स नहीं था, तो वो स्वैपिंग हुई है। पाकिस्तान के साथ भी बहुत सी चीज़ें सेटल हुई हैं। इंडस वाटर डिस्प्यूट सेटल हुआ है वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से। लेकिन चीन के साथ दिक्कत है और उसके ऐतिहासिक कारण हैं। अगर चीन को, मैं तो विद्यार्थी रहा हूँ भारत चीन संबंधों का, जी, तो अगर उसको हम एक गहरे नज़रिए से समझने की कोशिश करें तो ये नज़र आता है कि दोनों देश एक दूसरे के इतने शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखने वाले नहीं हैं। उनका एक बहुत ही ऐतिहासिक ट्रेडिशन है, प्रथा है। जी, लेकिन ये जो एक ब्रिटिश लेगेसी है, या जिसे हम विरासत कहें अंग्रेज़ों की, उसकी वजह से दोनों देशों के बीच में सीमा का विवाद है। यहाँ पे मैं आपको एक, इससे पहले कि हम सीमा की उसकी प्रकृति की मैं बात करूँ, 1955 की बात है। नेहरू और माओ के बीच में बहुत ही मधुर संबंध थे। तो माओ से तुंग ने बड़े कॉर्डियल एक एटमॉस्फेयर में ही स्पोक के भाई इन चाइना दिस वाज द बिलीफ
कि इफ़ यू विल डू गुड थिंग्स इन लाइफ यू विल बी बोर्न इन इंडिया, जी कि अच्छे कर्मों का फल ये होगा कि आपका जन्म भारत में भारत में होगा। तो ये भारत की तस्वीर थी जी जो चीन के जहन में थी। जी लेकिन उसके बावजूद ऐतिहासिक कारण हैं, कुछ समसामयिक कारण हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिवेश जो कि कोल्ड वॉर और शीत युद्ध का परिवेश रहा, जी जिसमें कि पावर रिवेलरी रही, उसमें देशों के प्रभुत्व की बात है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये चीज़ें चलती हैं। जी कुछ उन चीज़ों की वजह से जो हितों के टकराव हुए वहाँ पे दोनों देशों के संबंध उनमें काफ़ी मधुर तनाव नहीं आया, रहे। जी। काफ़ी तनाव आया। जी ब्रॉडली अगर मैं आपको अंडरलाइन करना चाहूँ जी कि भारत चीन के संबंधों को समझते वक्त लोग सब कुछ मैकमोहन लाइन तक ही बात ले जाते हैं। जी बिल्कुल, अक्सर हमने सुना है कि मैकमोहन लाइन को लांघ गए या हाँ। मैकमोहन लाइन शायद विवाद का एक कारण है। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि मैकमोहन लाइन सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर, भारत और चीन सीमा जो है वो एक्चुअली 3 सेक्टर्स में बंटी है, जी वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। जी वेस्टर्न सेक्टर आपका लद्दाख सेक्टर है, मिडल सेक्टर में आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम आ जाते हैं, जी और ईस्टर्न सेक्टर में आपके अरुणाचल प्रदेश आता है। तो जो मैकमोहन लाइन दैट वाज ड्रॉन इन 2014 1914 एट शिमला कॉन्फ्रेंस जी रेफर्स टू ईस्टर्न सेक्टर ओनली। जी। और जो वेस्टर्न सेक्टर है, ये आपका जो लद्दाख वाला इलाका है, इसमें जो है वो मैकमोहन लाइन का कोई लेना देना नहीं है। जी यहाँ पे तो LAC है, विच वॉज प्रपोज्ड बाय चाउ एन लाई, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर इन 1959, जी जो एक्चुअल कंट्रोल में है। और उस वक्त क्या हुआ कि क्योंकि उसमें चीन ने गलवान और उससे काफ़ी नीचे का इलाका अपने मानचित्र में दिखाया था, जी तो नेहरू ने उसको ऑब्जेक्ट किया और उसका नतीजा 1962 हुआ, और चीन वहीं तक आया जो उन्होंने अपना मैप 1959 में चाउ एन लाई ने दिखाया था। तो ये 3 ब्रॉडर सेक्टर्स हैं जिसमें कि भारत और चीन का मानचित्र जी। बंटा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आपने इशारा किया और कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आपने जिक्र भी किया कि इसके अलावा भी भारत और चीन के संबंधों में तनाव की कोई और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। जी अगर हम प्रीवियस इंस्टांसेस ढूंढे इतिहास में, एक तो हमारे पास लिखित ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। जी भारत और चीन बहुत ही दोनों सहयोगी और सहिष्णु जी नेबर्स रहे हैं, पड़ोसी रहे हैं, जी बिल्कुल। और कोई ऐसा इतिहास में हमें घटना नहीं मिलती जहाँ के दोनों के बीच में तनाव रहा हो। जी और हाँ, 640 के आसपास चीन का तिब्बत के साथ जो है इंटरेक्शन इट बिगिंस, जो स्टेट रिलेशंस में इंटरेक्शन होता है। और ये आपको ताज्जुब की बात रहेगी कि 640 से लेकर के लगभग 1200 ईस्वी तक तिब्बत ने चीन पर राज किया है। जी उल्टे जो आज की स्थिति है जो उस पर मैं बाद में आऊँगा। तो 1640 के आसपास मिंग डायनेस्टी जी जो चीन में आई, मंचूरियंस थे, उन्होंने हान डायनेस्टी को हरा करके इस डायनेस्टी ने चीन में 1912 तक राज किया, जबकि चीन में क्रांति होती है और वो डायनेस्टी को रिमूव किया जाता है। जी तो इस ड्यूरेशन में तिब्बत और चीन के संबंधों में बहुत उथल पुथल रही, और बीच में इस डायनेस्टी के समय में तिब्बत चीन के नियंत्रण में भी आया। जी भारत का चीन से संबंध, इस संबंध में, इस रिलेशन में जो ढूंढना है उसके कुछ एक मैं थ्रेड्स आपको बताऊंगा जी कि सिखों के एंग्लो सिख वॉर से पहले सिखों का भी बाल्टिस्तान और लद्दाख के ऊपर नियंत्रण रहा। उसके बाद जब एंग्लो सिख वॉर 1846 होती है, उस वॉर के पश्चात अंग्रेज़ों ने सिखों का एक जो जम्मू और डोगरा कमांडर था महाराजा रंजीत सिंह का, गुलाब सिंह, वो उस वक्त शांत रहा। ही डिडंट सपोर्ट इन फैक्ट रंजीत सिंह। तो अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए में सारा जम्मू कश्मीर, दिस इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, गुलाब सिंह को भेज दी।
जी। तो जो ये अभी का सिंकियांग, हुंजा और अक्साई चीन, जिसपे कि भारत और चीन के बीच में तनाव है, जी। ये इलाका जम्मू और कश्मीर के पास था। जी। और अंग्रेजों ने जिस वक्त ये जॉनसन लाइन ड्रॉ हुआ है, जी, बिल्कुल। मैं आपको लाइंस के ड्रॉवल के बारे में जो डिफरेंट प्रपोजल्स हैं उसका जिक्र करूंगा। तो 1865 में अंग्रेज रशिया के साथ ग्रेट गेम में थे, क्योंकि इट वाज 1860-70s में ग्रेट गेम बिटवीन द रशिया। अंग्रेज इंग्लैंड एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शक्ति थी, तो दे वर फीलिंग चैलेंज फ्रॉम रशिया, एक बहुत बड़ा यूएसआर, बहुत बड़ी पावर थी। तो उस संदर्भ में एक जॉनसन लाइन, एक ब्रिटिश ऑफिसर था सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस में, तो 1865 में ही प्रपोज्ड लाइन, जिसमें कि अक्साई चीन से नॉर्थ का, ये लाइन कुन माउंटेन रेंज है जो अक्साई चीन के नॉर्थ में है, उसके पैरेलल में खींची गई। तो उससे नॉर्थ का एरिया चीन को छोड़ दिया गया, साउथ का एरिया भारत के लिए उसमें मेंशन किया गया, ब्रिटिश इंडिया में मेंशन किया गया। लेकिन इसके लिए चीन का उतना समर्थन नहीं रहा जी। उसके बाद एक और लाइन प्रपोज होती है 1899 में, मैक्डोनाल्ड लाइन उसको बोलते हैं जी। उस लाइन में अक्साई चीन को छोड़ करके उसके साउथ में कराकोरम रेंज है, उस रेंज के पैरेलल में एक बाउंड्री ड्रॉ की जाती है जी। तो ये मैकॉटने ने ये लाइन डेवलप किया था, और बाद में मैक्डोनाल्ड एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने ही प्रेजेंटेड दिस लाइन टू द किंग ऑफ चाइना। तो उस पे देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम चाइनीज साइड, एंड नेविल मैक्सवेल हैं जिन्होंने कि भारत चीन संबंधों पे बहुत इलेबोरेटली लिखा है, स्वर्ण सिंह ने लिखा है, वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो लाइन, क्योंकि चीन ने इसलिए रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि इसी लाइन को चीन तब तक फॉलो कर रहा था। तो टेक्निकली हम ये माने कि मैकॉटने मैक्डोनाल्ड लाइन जो थी वो चीन के हिसाब से थी, और इसी से थोड़ा जब चाउएन लाइन एक 1959 में आती है, जिसके बाद कि 1962 का भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, उस लाइन का आधार चाउएन लाइन बनती है, जिसमें कि वो मैकॉटने मैक्डोनाल्ड लाइन जो विच वाज इन द टू द पैरेलल ऑफ कराकोरम हाई रेंज माउंटेन रेंज, उसके साउथ के कुछ एरियाज दे इंडक्ट इनटू इट, जैसे गलवान वैली का आपने लेटेस्ट एपिसोड सुना होगा। तो उस लाइन में चाउएन लाइन ने भी उसको अपने चीन के मानचित्र में शो किया था, और नेहरू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट। देयर वर लॉट्स ऑफ पार्लेज इन 1960 1959, लेकिन नेहरू ने उसको मना किया, और प्रधानमंत्री नेहरू ने एक वो बोल्ड स्टेप था आई वुड से, हालांकि भारत के इन चीज़ों पे कई बार हमने देखा कि मीडिया में इन चीज़ों में नेहरू जी का काफ़ी खंडन भी होता है, लेकिन ही अडॉप्टेड द फॉरवर्ड पॉलिसी on the instances of, but having the proper understanding of the position of Indian Army and the border position, that forward policy was followed by Nehru government, that resulted in 1962। उसके बाद हमें सब पता है, बीच में वार हुआ। उसे हम सब इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अगर हम वर्तमान भारत चीन के संबंधों की बात करें, जिसमें अभी गलवान वैली का आपने जिक्र किया, और अभी थोड़ा समय पहले हमारे 20 जो नौजवान थे, जिसमें कर्नल भी शामिल थे, वो शहीद हुए। हालांकि ये कहा जाता है, जैसे आपने भी कहा, कि भारत और चीन के संबंधों में बहुत, जिसे कहें कि तनाव उतना गहरा नहीं है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये दोनों देश ऐसे हैं जिसमें शायद ही सीमा पर कभी गोली चलती है। गोली तो नहीं चलती, लेकिन फिर भी तनाव तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे 20 जवान जो हैं, जिनमें कर्नल भी शामिल थे, वो शहीद हो गए। ये गलवान वैली, ये एपिसोड, ये क्या था और इसकी वजह क्या थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इस स्तर तक दोनों देशों के संबंध क्यों नीचे गए, ये सोचने का विषय है। 1962 के बाद 1979 तक, 1979 तक, जिस वक्त के भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही वेंट टू चाइना, बीजिंग एंड ब्रोक द आइस। वरना 62 से 79 के बीच में तो बातचीत भी बंद थी। और मुझे तो अभी याद है कि क्रुश्चेव हैड रिफ्यूज टू शेक हैंड विद वन ऑफ द चाइनीज ऑफिसर्स इन 1959, जिस वक्त की उन्होंने बिट्रे किया था इंडिया को बॉर्डर में। और ये बात हुई थी कि जब नेहरू इज सो पॉजिटिव इन सेटलमेंट ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो आपकी तरफ से ऐसा क्यों है? तो उनमें बड़ी हॉट डिबेट हुई है, एंड क्रुश्चेव रिफ्यूज टू
shake hand with Yoon Lai something. He was a military official of China. और उसके बाद 67 में एक वायलेंट हुआ. मैं आपको ब्रीफ सन देता हूँ कि ऐसा नहीं गलवान ही हुआ है. 67 में नाथुला एक इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, और जिसमें कि चाइना वॉज हैड टू फेस ए ब्लडी टीथ. उसमें काफ़ी चाइनीज सोल्जर्स का लगभग 300-400 के आसपास सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ हुई हैं कंपेयर टू इंडिया. इंडिया का बहुत कम नुकसान हुआ था. तो उसके बाद उन्होंने देख लिया कि भाई काफ़ी तब्दीली है, और क्योंकि हमारे जो फोर्सेस थी इतनी हाईली इक्विप्ड नहीं थी, लेकिन 62 के बाद बहुत से चेंजेस आए. उसके बाद 1987 में स्मुंद्रोंग एक जगह है लद्दाख में, वहाँ पे फिर काफ़ी स्कफल्स होते हैं, गोलीबारी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति डाउन नहीं जाती है. उसके बाद 2013 का इवेंट होता है, 2014 में आपका चुमूर इंसिडेंट होता है, और 2017 में आपका डोकलाम इशू होता है. डोकलाम जो कि भूटान इज प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, तो उसका जो सिक्योरिटी है दैट इज विद इंडिया. सिक्किम वाज आल्सो प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया. 1975 में सिक्किम में प्लेबसाइट हुआ है, जिसके बाद सिक्किम ने भारत को ज्वाइन किया है. अदरवाइज 1975 तक सिक्किम स्टेटस वाज आल्सो लाइक दैट ऑफ भूटान. तो भूटान के ये जो डोकलाम था, वहाँ पे दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग एक मुझे अभी पास का नाम नहीं याद आ रहा है, तो उस पास पे दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग ए रोड. तो इंडिया ऑब्जेक्टेड टू दैट बिकॉज भूटान सिक्योरिटी लाइज. आपने जैसे बताया कि ये छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, जो एक नहीं बल्कि अनेकों हैं. छुटपुट तनाव दोनों देशों के बीच में रहता है. इस तनाव की वजह कहीं अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो बाकी देशों के साथ पिछले एक दशक में बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर हुए हैं, और भारत का जो एक प्रभुत्व है विश्व के मानचित्र पर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो कहीं ये एक वजह तो नहीं है चीन के जहन में जिसकी वजह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है अच्छे नहीं रहते हैं? सो सब ये कोई अभी की बात नहीं है, ये 1950 की भी बात थी कि एक कैनेडी समथिंग कैनेडी उनका एक वॉल्यूम है जिसमें कि द ईगोज ऑफ नेहरू एंड माओ ही डिस्कसिस. तो ही डिस्कसिस के 1947 के बाद नेहरू का पोस्ट कोल्ड वॉर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इतना बड़ा स्टेटस हो गया जवाहरलाल नेहरू का कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें कि चीन को तो 1970 तक अमेरिका ने रिकॉग्निशन नहीं दिया. तो ये कहीं ईगो का क्लैश भी था, और भारत आर्थिक रूप से चीन से बेहतर स्थिति में था, ये बहुत कम लोग जानते हैं. ये जो गलवान एपिसोड आपने अभी बात की, गलवान तो एक छोटा सा इवेंट है, और डोकलाम के बाद वो चीन का एक सेल्मी स्लाइसिस टेक्निक है कि बॉर्डर में प्रिक करते हैं. एक चीन के कौटिल्य के समय के सन यू हुए हैं स्ट्रेटेजिक थिंकर, तो उनका तो यही है कि भाई 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड. तो आप 2 कदम आगे बढ़ जाओ, सेटलमेंट पे आएंगे तो 1 कदम पीछे हट जाएंगे, एंड लाइक दिस यू कीप ऑन ग्रैबिंग द टेरिटरी. दिस इज द फिलॉसफी ऑफ चाइना. कार्यक्रम का समय बहुत कम है. मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये करना चाहूँगा कि ऐसा अक्सर हमने अखबारों में पढ़ा है, खबरों में हमने सुना है कि जो चीन है वो 2049-50 तक जो है इकोनॉमिक पावर या वर्ल्ड पावर बनने का सपना देखता है, और इसी दिशा में वो एक प्रोजेक्ट 2035 का एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. वो प्रोजेक्ट क्या है? क्वाइट ट्रू. 2019 में चीनी साम्यवादी पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है CPC का, जिसमें कि शी जिनपिंग ने बहुत सी चीज़ें की. उन्होंने एक तो लाइफ टर्म, वो 2 टर्म का होता था 10 साल का, तो उन्होंने उसे लाइफ टाइम कर दिया. और उन्होंने चीन का जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि सिंस चाइना गॉट इंडिपेंडेंस इन 1949, तो उनका सेंटिनरी 2049 है. तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम चीन को एक विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं, नंबर 1 शक्ति बनाना चाहते हैं, और 2030 तक उन्होंने ताइवान वापस लेना है. 2035 तक उन्होंने क्लियरली स्टेट किया है कि दे विल टेक अरुणाचल फ्रॉम इंडिया. तो इंडिया का ये जो इस तरीके से हमारे जो सामरिक संबंध हैं अमेरिका के साथ सुधर रहे हैं,
और रशिया उतना ताकतवर नहीं रहा। आर्थिक स्थिति रशिया की बहुत डामाडोल है और आर्थिक स्तर पे काफ़ी इंडेप्टेड है रशिया टुवर्ड्स चाइना। तो इस स्थिति में भारत को अपने नए सामरिक संबंध ढूंढने होंगे। अमेरिका के साथ भारत का बहुत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत इसी तरह से अधिक देशों के साथ अपने संबंधों बिल्कुल। को मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि कार्यक्रम का समय बहुत कम रह गया है। ये दोनों देशों के बीच संबंध कैसे बेहतर हों, हालांकि उसकी ओर इशारा करना आपने शुरू कर दिया है, कैसे ये संबंध बेहतर हो सकते हैं या क्या हम कुछ और कर सकते हैं? इसमें देखें जी, दोनों देशों की मानसिकता, भारत की मानसिकता आरंभ से ही, भारत ने चीन के रिकॉग्निशन के लिए भी कदम उठाया, चीन को यूएनएससी के लिए भी नाम रेकमेंड किया। भारत अच्छे संबंध ही चाहता है, लेकिन चीन के मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्हें ये मानना पड़ेगा कि भारत इतिहास में भी एक बहुत बड़ी शक्ति रहा है। वो सिर्फ ज्ञान के स्तर पर ही नहीं रहा है, नॉलेज ट्रेडिशन में ही नहीं रहा है, आर्थिक रूप से भी भारत बहुत बड़ी शक्ति रहा है। तो उसे ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि भारत आज की तीसरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर हमारा ग्रोथ रेट जो IMF बोलता है कि अगर ये 13-14 के आसपास चला और कहीं गलती से चीन का ग्रोथ रेट 6-8 से थोड़ा गिर के 4 तक आता है तो बाय 2050 मेडिसिन टेबल्स बोलते हैं कि भारत नंबर 1 वर्ल्ड पावर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम अपने कार्यक्रम को जो है उसका समापन कर रहे हैं कि भारत का जो नज़रिया रहा है वो हमेशा ही अपने संबंध सुधारने का रहा है, लेकिन चीन को भी ये मानना होगा कि भारत एक उभरती हुई ताकत है और भारत का जो वर्चस्व है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर चीन इस बात को स्वीकार कर लेता है तो दोनों देशों के संबंध बहुत बेहतर हो सकते हैं। ये विषय बहुत विशाल है, थोड़े से समय में हमने इससे समेटने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतनी अहम जानकारी दी। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।